हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज सीरीज फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर हम एक तरह से आपको पूरा प्रीलिम्स 2025 का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस सीरीज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज बच्चों, ये जो है प्रीलिम्स 2025 के करंट अफेयर्स बहुत ही बड़े बर्डन रहते हैं सर पे एस्पिरेंट्स के। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह से इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाए, एक ही जगह सब कुछ देख ले भाई। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर जब सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसके अंदर इतने सारे चैनल्स खुल चुके हैं और सभी चैनल के अंदर आपका मनोरंजन करा जा रहा है, पर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। तो हमने ये डिसाइड करा इस चैनल के ऊपर कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। हाँ, पढ़ाई के अंदर हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मजे से हम पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद हो। पहले आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, आई नो दैट। ठीक है, और उस बर्डन के ऊपर फिर आपको भी मैं बहुत ही जो होता है कि बहुत ही सीरियस वे के अंदर पढ़ाऊँ, तो वो सही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ, जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स स्पेशली इस सीरीज के अंदर, वो बहुत ही एंटरटेनमेंट फॉर्म के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिकलिटी के अंदर चीज़ें पता चलें, याद रहें और आपके एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा फायदा करे। राइट, चलिए लेट स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ईवीएम वीवीपैट, ईवीएम वीवीपैट के बारे में हम समझते हैं। ईवीएम आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, वीवीपैट का मतलब होता है वोटर्स वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो ये क्या होता है वीवीपैट, ये हम इसके अंदर समझते हैं। पर बिफोर दैट, अभी ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज एडीआर, एडीआर जो है एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनादर। ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हम ये नहीं कर सकते कि जो भी वीवीपैट के अंदर जो भी डेटा है उसको पूरा का पूरा मिलान करा जाए। किससे पूरा पूरा मिलान किया जाए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अभी करंट सिस्टम क्या चल रहा है ये हम समझेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? राइट, और किस तरह से वीवीपैट वर्क करता है, ये सब चीजें हम समझेंगे, तभी जाकर इस न्यूज को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि वोटर्स वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो आपने कभी वोट दिया होगा, ठीक है, ऑब्वियसली आप 18+ तो होंगे ही। आप वोट देने गए होंगे अगर आप जागरूक नागरिक है तो एक ईवीएम मशीन, ये एक ईवीएम मशीन है। ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं, यहाँ पे नाम के आगे सिंबल होता है, और आपको यहाँ पे बस प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही आपका वोट डल जाता है। बट आपको क्या पता कि ये वोट आपने जिसको दबाया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पे ऊपर आपने बटन दबाया तो वो कांग्रेस को ही गया, बीजेपी को नहीं गया। ठीक है, कोई और पार्टी को नहीं गया, आपको कैसे पता चलेगा? राइट, तो उसके लिए एक और सिस्टम है जो कि पहले नहीं था, अभी लागू करा गया, दैट इज नोन एज वीवीपैट सिस्टम। वीवीपैट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप वोट देते हैं तो देखो एक स्लिप आती है, इसके अंदर स्लिप आएगी, और स्लिप आने के अंदर दिखाएगी भाई देखो इस नाम के आदमी को तुमने वोट दिया है और इसका पार्टी का सिंबल ये है। राइट, और वो स्लिप आपके सामने 7 सेकंड तक रहेगी, फिर 60 सेकंड के अंदर वो स्लिप कट के नीचे गिर जाएगी, मतलब नीचे मतलब इसके अंदर ही स्टोर हो जाएगी, ये जो डब्बा है इसके अंदर चली जाती है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज नोन एज वीवीपैट। ये वीवीपैट है कि जिससे इस पर्सन को ये पता चल जाए कि भाई जिसका मैंने प्रेस बटन कराया है, ठीक है, उसका ही रिकॉर्ड हो रहा है। राइट, अब वीवीपैट के अंदर ये स्लिप आपको दिख गई है, बट ऐसा हो सकता है कि वीवीपैट में स्लिप कुछ और दिख रही हो और रिकॉर्ड कुछ और हो रहा हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये कहा है कि जो भी वीवीपैट के अंदर चीजें दिख रही है उसका 100% वेरिफिकेशन यहाँ पर करना चाहिए हमें। ठीक है, 100% इससे मिलान करना चाहिए कि हाँ भाई जितनी स्लिप इधर है उतने ही वोट इधर कांग्रेस को गए या फिर बीजेपी को गए। राइट, तो यहाँ पर देखो जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल एनेबल द बैलेट यूनिट वाइल यू एंटर द पोलिंग कंपार्टमेंट, है ना, इसमें सब कुछ लिख रखा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो देखो ए बैलेट स्लिप हैविंग सीरियल नंबर नेम एंड सिंबल ऑफ द चूजन कैंडिडेट विल बी विजिबल फॉर 7 सेकंड्स एंड विल बी ड्रॉप इन द वीवीपैट बॉक्स। वीवीपैट बॉक्स के अंदर वो फिर कट के गिर जाती है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट के अंदर इस तरह से होता है। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे क्या है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी है। देखो इस तरह से यहाँ पर दिखता है वीवीपैट की स्क्रीन के ऊपर, सेकंड सेकंड के अंदर 7 सेकंड तक आप व्यू कर सकते हैं इसको। तो वीवीपैट जो है बच्चों एक ट्रांसपेरेंट विंडो विच शोज द प्रिंटेड पेपर स्लिप्स हैविंग द नेम सीरियल नंबर एंड इलेक्शन सिंबल। ये तीनों ये चीजें याद रखना, नाम, सीरियल नंबर और इलेक्शन सिंबल ऑफ चूजन कैंडिडेट फॉर 7 सेकंड। राइट, जिससे कि वो वेरीफाई कर सके, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा, उसको वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। बट कुछ लोगों को कहना है कि भाई हो सकता है ना वीवीपैट में कुछ अलग दिखे, सिस्टम ऐसा बना दे और आप बटन कुछ और दबा रहे हो, है ना, ईवीएम में रिकॉर्ड कुछ और हो रहा है। तो ईवीएम का रिकॉर्ड
प्लस वीवीपैट, ठीक है, इनको 100% वेरिफिकेशन इसका करना चाहिए, ऐसा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यहाँ पर बोलती है, राइट। इन्हीं सब बातों को मैंने इसके अंदर लिख दिया है, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। वीवीपैट इज इंटेंडेड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर द वोटिंग मशीन डिजाइन टू अलाउ voters to verify that their votes were cast correctly, to detect possible election fraud or malfunction, and to provide a means to audit the stored इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो क्या होता है कि वर्किंग प्रोसीजर वही सब चीजें इसके अंदर मैंने बता रखा है ना, वही सब चीजें लिख रखी है, आपको शॉर्ट में मैंने बताई दिया है। अब देखो करंटली सिस्टम क्या है, जैसे वीवीपैट के अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है ना, तो अब क्या करता है इलेक्शन कमीशन, क्या करता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी कोई भी रेंडमली कोई भी ईवीएम्स को, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 100 ईवीएम्स है, तो कोई भी 5 ईवीएम्स को पकड़कर उसके अंदर 5% जो है, जो भी वोट है, ठीक है, ईवीएम्स है, 5% ऑफ ईवीएम्स, ठीक है, उनके अंदर का चेक कर लेता है, दैट्स ऑल। ऐसे 100% को नहीं करता है, उनके अंदर बस 5% के अंदर रेंडमली उठाकर चेक कर लेता है। करंट सिस्टम इज रेंडमली वेरीफाइंग वीवीएट स्लिप फॉर 5% ऑफ ईवीएम in the each assembly constituency is sufficient to ensure transparency and integrity in the electoral process। इस तरह से इसके अंदर करा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं नहीं साहब, जो बाकी की 95% है उनको भी चेक करा जाए वीवीपैट से, और उनको भी चेक करा जाएगा वीवीपैट से, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राइट। इस तरह से इसके अंदर बोला जाता है। अच्छा, प्रीलिम्स का क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर करना पड़ेगा कवर। आप देखिए प्रीलिम्स का एक ये भी पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा स्टेट है जिसके अंदर वीवीपैट को यूज करा गया, ठीक है, तो गोवा के अंदर सबसे पहले यूज करा गया था, फिर 2019 के अंदर इसको पूरा फुल्ली यूज करा गया, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज द वीवीपैट विद ऑल ईवीएम्स ड्यूरिंग इट्स 2017 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है, उसके अंदर सभी ईवीएम्स को इसके अंदर देखा गया था, वीवीपैट से मिलान करा गया था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जस्ट गिव मी थम्स अप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। आप लोग शेयर नहीं करते हो, इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इतना नहीं कर सकते कि आप इसको शेयर करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है ये हम समझेंगे, है ना, इसकी न्यूज समझेंगे कि न्यूज में ये क्यों है क्यूरेटिव पिटीशन। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो अनफेक्टेड पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, वो अपन समझेंगे, राइट। तो इसमें आर्टिकल 137 लगेगा और 142 लगेगा, जो पूरा अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। देखो, एक डेम्पल नाम की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, रिलायंस की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, राइट। उसके और डीएमआरसी के बीच में एक केस चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस केस के अंदर 2021 के अंदर कि भैया डीएमआरसी तुमको डेम्पल को कुछ पैसा देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन डीएमआरसी, फिर देखो इट रूल्स, हाँ। अब देखो क्या हुआ है, ये 2021 का एक बार जजमेंट मैं आपको बता दूं, है ना। 2021 का जजमेंट के अंदर यही था कि जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया कि यही था कि भाई इसको डेम्पल को डीएमआरसी को कुछ पैसा देना पड़ेगा, राइट, कुछ पैसा करोड़ के अंदर 4,000 समथिंग करोड़ रुपए देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, डीएमआरसी ने कहा कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि पूरा का पूरा मान्य होता है, सबको मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है ना बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, तो इसके लिए एक पिटीशन होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटिशन में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ना ना भाई मेरे से तो गलती नहीं है, तो उसके बाद भी एक केस होता है दैट इज नोन एज क्यूरेटिव पिटिशन, है ना। इसको अभी अपन समझेंगे क्यूरेटिव पिटिशन का कैसा चीजें आई सामने, ठीक है, मतलब कैसा इवोल्यूशन हुआ क्यूरेटिव पिटिशन का। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिख रखा, पर क्यूरेटिव पिटिशन होता क्या है, 137 आर्टिकल से डेराइव होता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन डीएमआरसी क्यूरेटिव पिटिशन, और क्यूरेटिव पिटिशन में उन्होंने कहा कि 2021 के अंदर जो हमने जजमेंट दिया था ना साहब, वो जजमेंट गलत था, ठीक है, हम डीएमआरसी को रिलीफ देते हैं कि अब उसको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे क्वेश्चन an arbitral tribunal award directing the Delhi DMRC to pay 7,687 crore to the Delhi Airport Drive Private Limited Temple, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का था, उसको बोला कि इतना पैसा अब आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है क्यूरेटिव पिटीशन, ये हम इसके अंदर समझते हैं, सब चीजें अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। सबसे पहले ऐसे समझो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। देखो भाई सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, है ना, हम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारा जुडिशरी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे महान है, हाईएस्ट कोर्ट है। इसका डिसीजन मतलब
कि अब वो कोई भी, अब इसके ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते, ये सबसे बड़ी अदालत है। बट आप यहाँ पर भी देखो सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। इट इज कंसिडर फाइनल बिकॉज इट प्रोवाइड सर्टेनिटी टू डिसाइडिंग द फ्यूचर केसेस, राइट। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बोलता है कि 137 आर्टिकल में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एनी रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट इज इन द नॉर्मल कोर्ट्स फाइनल एंड बाइंडिंग। नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर तो फाइनल और बाइंडिंग होता है, एंड इट बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड फाइनल बिकॉज इट प्रोवाइड सर्टेनिटी, एक केस के अंदर सर्टेनिटी हो जाएगी और आगे वाले केसेस जो होंगे उनके अंदर भी सर्टेनिटी हो जाएगी, इसलिए ये फाइनल रहता है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट और द ऑर्डर। ठीक है, दिस प्रोविजन फॉर्म्स द लीगल बेसिस फॉर फाइलिंग द रिव्यू पिटिशन, कि इससे आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देखो भाई आर्टिकल 137 में आपको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि भाई आपके पास पावर है कि आप अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हो, तो हम को आपका जजमेंट पसंद नहीं आया, हम रिव्यू पिटिशन लगा रहे हैं, राइट। हाउएवर रिव्यू पिटिशन जो होती है, ठीक है, बहुत ही रेयर केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट लेता है, राइट। अब देखो क्या हुआ कि इट वाज इन द रूपा अशोका हुरा वर्सेस अशोका हुरा एंड अनदर 2000 दैट द सुप्रीम कोर्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन है कि जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिसकी रिव्यू पिटिशन के अंदर भी जो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, वो रिव्यू पिटिशन के अंदर हमारा हमारा क्या हुआ, आपने जजमेंट हमारे खिलाफ ही दे दिया वापस, तो वो जो है रिव्यू पिटिशन के खिलाफ क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और क्यूरेटिव पिटिशन एक ऐसी चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कम सुनता है। समझ में आ रहा है? तो समझो कि सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑफ द लैंड है। यस सर, लॉ ऑफ लैंड। ठीक है ना, इसका जो जजमेंट होगा वो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। बट ये अपने जजमेंट को खुद, कोई और नहीं, ये खुद अपने जजमेंट को चेंज कर सकता है। ही कैन चेंज इट्स जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज इट्स जजमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137। उस चीज के लिए रिव्यू पिटिशन आपको फाइल करनी पड़ेगी कि हमको आपका जजमेंट पसंद नहीं आया तो प्लीज रिव्यू इट। रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ले लेता है। अब रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, उसके खिलाफ जाने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन होती है। समझ में आ रहा है? तो देखो रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर 2022 that Supreme Court developed a concept of curative petition to provide an opportunity for those whose grievances were not addressed in the review petition also to approach the court again। ठीक है, तो इस चीज को जो बोला गया है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। अब देखिए क्यूरेटिव पिटिशन का करने का भी कुछ यहाँ पर चीज होती है। तो आप यहाँ पर देखो डीएमआरसी ने क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करी थी, उसका जजमेंट आ गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2021 के अंदर हमारा जो जजमेंट था वो फ्लॉड जजमेंट था, माफी, है ना, इस तरह से और आपका आपको अब कोई पैसा नहीं देना है, राइट। तो देखो सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द क्यूरेटिव पिटिशन मस्ट बी रेयर रेदर देन रेगुलर एंड बी एंटरटेन विद द सर्कमस्पेक्शन। ठीक है, अब क्यूरेटिव पिटिशन के अंदर क्या होना चाहिए, कैसे होगा, अब यहाँ पर हमने फिर रूल्स देखे इसके अंदर। तो बाय सर्टिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट उसको सर्टिफाई करे, हाँ भाई दिस इज अ केस फॉर व्हाट क्यूरेटिव पिटिशन, पॉइंटिंग आउट सब्सटेंशियल ग्राउंड फॉर एंटरटेनिंग इट। इट मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू ए बेंच ऑफ द थ्री सीनियर मोस्ट जज। सबसे पहले थ्री सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनकी बेंच के पास ये आएगा। हु पास द कंसर्न जजमेंट इफ अवेलेबल, ओनली व्हेन ए मेजोरिटी ऑफ जज ने कहा कि हाँ ठीक है इसको वापस हियर करने की जरूरत है, तो ही इसको लिस्ट किया जाता है ना। और सेम बेंच के सामने लिस्ट किया जाता है, सेम बेंच के सामने, राइट। जो पहले पिछली वाली बेंच थी वही इसको देखेगी जिसने जजमेंट दिया था। क्यूरेटिव पिटिशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सर्कुलेटिंग विदाउट एनी ओरल आर्ग्यूमेंट्स। कोई भी ओरल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर एक तरह से रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, बट द कोई भी ओरल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं होगा, जैसे अपन जिरह करते हैं ना कोर्ट के अंदर, वैसी कोई जिरह नहीं होगी। बट यहाँ पर यह है कि भाई देखो एक रिक्वेस्ट आप मेड कर सकते हो कि भाई हमको ओपन कोर्ट हियरिंग करनी है इसके अंदर, देन सच ए हियरिंग इज अलाउड, राइट। बट ए क्यूरी पिटिशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेस इन देयर चैम्बर, उनके चैम्बर में हो जाती है, सब कुछ उनके चैम्बर के अंदर ही बुला लेते हैं, राइट। और उसके चैम्बर के अंदर ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि फिर वो ओपन हियरिंग होगी, लोग सुनेंगे, ताली बजाएंगे, राइट, ऑर्डर ऑर्डर करेगा जज, वैसा नहीं होता है इसके अंदर, राइट। पर रिक्वेस्ट करोगे तो हो भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कुड एंटरटेन ए क्यूरेटिव पिटिशन अंडर द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अगर मान लीजिए नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है, या फिर क्वेश्चन ऑफ बायस अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग जजेस, कि सामने वाला जज जो था वो बायस था, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, अगर ये सब चीजें हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर।
अब देखो डीएमआरसी और डेम्पल केस के अंदर ये तो हुआ ही, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, है ना, क्यूरेटिव पिटिशन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ आर्टिकल 142 भी यूज करा गया सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक रेयर पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज करा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरह से कंप्लीट जस्टिस यहाँ पर दिया गया है। जो भी आपका केस होता है उस केस से हटकर सुप्रीम कोर्ट जब भी कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ करता है तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 142 के अंदर पावर यूज करी गई, ठीक है। जैसे इस वाले केस के अंदर आपको समझ में आएगा नहीं इसने क्या करा है, ठीक है, क्योंकि उसने डीएमआरसी को ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रिलीफ दिए, और उसके अंदर फिर आप यहाँ पर देखेंगे डेम्पल जो है उसको भी काफी अच्छा सा, मतलब उसको जजमेंट इस तरह से दिया गया है कि उसको भी नेचुरल जस्टिस यहाँ पर हो रहा है, राइट। उसका भी कंप्लीट जस्टिस हो रहा है। बट आप यहाँ पर समझिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छा समझ में आएगा। राम जन्मभूमि का केस था, राम जन्मभूमि का केस था, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। राम जन्मभूमि का केस क्या था कि भैया इधर राम जी का मंदिर बनेगा कि मस्जिद रहेगी, राइट। यही केस था, मस्जिद की मंदिर, राइट। दोनों के अंदर आ रहा है मस्जिद की मंदिर, यही था। पर इसके इससे हटकर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस भी दिया। ये तो बोल दिया कि भाई देखो ये राम मंदिर ही बनेगा यहाँ पर इसके बाद कंप्लीट जस्टिस भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 5 एकड़ की जमीन रखनी पड़ेगी, मस्जिद वहां पर बन जाएगी, क्योंकि मस्जिद जो है कहीं पे भी बन सकती है पर मंदिर तो वहीं बनेगा जहां पर राम जी पैदा हुए हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो करा 5 एकड़ की जमीन रखोगे अलग से, ठीक है, ये एक तरह से अलग जजमेंट हुआ ना, राम जन्मभूमि से अलग जजमेंट हो गया। वो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इन एनी मैटर सुप्रीम कोर्ट कैन पास डिक्री, मेक सच ऑर्डर एज इट नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस or matter pending before it, and any decree so passed or the order so made shall be enforceable throughout the territory of the India in such a manner as may be prescribed by under the law। जैसे लॉ होता है ना वैसे ही लॉ बना, जैसे लॉ जो होता है वो तो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। वो ये काम कि भाई 5 एकड़ जमीन देना है नहीं देना है, वो तो केस में ही नहीं था, राइट। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज करी कि भाई कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एक रेयर पावर है आर्टिकल 142 के अंदर, वो इस तरह से बोल सकता है, राइट। तो दिस इज एन अनफेटर्ड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली पावर है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ चुका है और 5 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये दिन डिसाइड करेगा आपको कि आपका प्रीलिम्स के अंदर आप सिलेक्शन के लिए आप अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिटेल के अंदर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स रखे हैं और हर स्टूडेंट्स के ऊपर पर्सनल ध्यान दिया जाएगा, उसके हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। इसके अंदर है ना बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराएंगे, अप्रोक्सीमेटली 3000 एमसीक्यूज, 300 एमसीक्यूज हम इसके अंदर सॉल्व कराएंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना। 300 तो हम बोलने के हैं पर बहुत सारे करवाएंगे इसके अंदर। इसमें डेली के टेस्ट होंगे, जो भी आप पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। स्पेशल टेस्ट सीरीज विल बी देयर, ठीक है, डेली एमसीक्यू सॉल्विंग शीट विल बी देयर, कंप्लीट डिजिटल नोट्स होंगे, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा, राइट। क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर फालतू की चीजें नहीं, आपका जब जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें इसके अंदर पढ़ाकर। हम ये चाहते हैं कि देखिए 15 क्वेश्चंस आए जो कि आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अंदर से 10 से 12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, राइट। इस तरह से हम इस कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को स्टडी करके, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते पढ़ते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं। तो न्यूज में क्यों है अभी, क्योंकि देखो भाई अभी जो था भारत के अंदर बहुत इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई, राइट। क्यों, क्योंकि है ना जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस का एक ओवरसीज सिटीजन्स, मतलब जो एनआरआई सिटीजन्स होते हैं ना, ठीक है, उनके एक लीडर है सैम पिट्रोडा, ठीक है, मतलब कांग्रेस की लीडर है एक सैम पिट्रोडा, वो सब संभालते हैं बाहर के लोगों को। उन्होंने कहा कि भाई भारत के अंदर अभी भी इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, राइट। डिबेट तो होनी चाहिए इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर। तो मोदी जी ने इस चीज को पकड़ लिया। मोदी जी ने बोला देखो भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात है, कांग्रेस के जो सलाहकार है, ठीक है, एडवाइजर है, वो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये होता क्या है इनहेरिटेंस टैक्स, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। तो देखो एन इनहेरिटेंस टैक्स 2024 का ये हिंदू में है, विल हेल्प रिड्यूस इनिक्वलिटी। कैसे इनिक्वलिटी को रिड्यूस करता है, क्या होता है इनहेरिटेंस टैक्स, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए एक
पर्सन है, ए पर्सन, राइट। इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, है ना। अब भैया ये और इनके दो बच्चे हैं, राम और श्याम, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनकी डेथ हो जाती, परलोक सिधार गए, राइट। प्रॉपर्टी छोड़ गए, अब प्रॉपर्टी बच्चों में बटेगी। पर इनहेरिटेंस टैक्स ऐसे बोलता है, जब ये प्रॉपर्टी जो हैगी वो बच्चों में बटेगी, उससे पहले इस प्रॉपर्टी के ऊपर 55% तक को, मतलब कुछ परसेंटेज तक टैक्स लगेगा। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर 55% टैक्स है। जैसे सैम पिट्रोडा ने ये बोला था कि यूएसए के अंदर कुछ स्टेट्स में 55% तक टैक्स है, मतलब कि 55% गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और इन लोगों को सिर्फ 45% ही मिलेगा। तो जब ये जो विरासत के अंदर जो जमीन आ रही है इनके पास, उसमें से 55% गवर्नमेंट के पास चली जाती है और 45% जो होता है वो उन बच्चों के पास जाता है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस टैक्स। इसको इनहेरिटेंस टैक्स बोला जाता है, राइट। ये 55% इज नोन एज, है ना। तो इनहेरिटेंस के ऊपर जो टैक्स है, राइट। तो भाई जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो आपकी प्रॉपर्टी जब आपके पास आई, मतलब आपके फादर की प्रॉपर्टी जब वो आपके पास आएगी, तो उस केस के अंदर, मतलब किसी के फादर की प्रॉपर्टी उसके पास आएगी, जब जब उस केस के अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा जाएगा जो आपको पे करना पड़ेगा। तो 55% टैक्स है कई जगह पे, तो ऐसा टैक्स हमारी कंट्री में भी होना चाहिए, ऐसा बोला गया। क्योंकि वेल्दी वेल्दी पर्सन है, जैसे मान लो किसी का 10 बिलियन एसेट है, राइट। तो 10 बिलियन असेट है, जैसे ऐसे समझो ऐसे समझो थोड़ा कि जैसे धीरू भाई अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई, धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद अनिल भाई अंबानी और मुकेश भाई अंबानी, इन दोनों को प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी की प्रॉपर्टी मान लो 100 रुपए थी, राइट। 100 रुपए पूरा प्रॉपर्टी था, राइट। तो इसके अंदर से अगर इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ये है कि भाई इन दोनों को जब ये प्रॉपर्टी इनके पास आएगी, तो उसमें से 55% जो होगा दैट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट, है ना। ये टैक्स रेट कुछ भी हो सकता है, मैं आपको 55% उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ कंट्रीज के अंदर है ये 55%, ठीक है। गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, ये धीरू भाई अंबानी की प्रॉपर्टी जो 55% गवर्नमेंट के पास आई, गवर्नमेंट बांट देगी, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स होता है, दिस इज टैक्स इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी और द एसेट इनहेरिटेड बाय द इंडिविजुअल आफ्टर समवंस डेथ, ठीक है। द टैक्स इज पेड बाय द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब जो भी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, उनको देना होगा टैक्स, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इनहेरिटेंस रिसीव्ड बाय ईच इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, राइट। मोस्ट यूरोपियन, अमेरिकन एंड इवन अफ्रीकन नेशंस लेवी इनहेरिटेंस टैक्स। भारत के अंदर कोई ऐसा इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। इन यूरोप द टॉप नेशंस लिविंग, जैसे फ्रांस के अंदर 60% तक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाएगी, जर्मनी के अंदर 50% तक, इसी तरह कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ पर जापान में देखो 55% है। ये सब चीजें इसके अंदर समझते हैं, राइट। भारत के अंदर कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। बच्चों बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इस वीडियो को क्यों नहीं शेयर करते हैं आप, इतने अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपको पेड कोर्सेज के अंदर भी नहीं मिलेंगे, राइट। बट ठीक है, आपकी मर्जी, हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहे, राइट। तो अच्छे से पढ़ो, इसको रिवाइज करते रहो। और मैं एक बार है ना 1 से 50 लेक्चर का एक पूरा का पूरा मैराथन सेशन बना रहा हूँ अभी, राइट। तो ये शायद नेक्स्ट संडे को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो दिस इज हाउ ये सारा चलेगा आपका, राइट सिस्टम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।